नमिता की एक आदत थी कि वो बिना नहाए धोए कोई काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक सुबह नमिता की सास मंजू को बहुत जोर की भूख लगती है और वो किचन में जाकर खुद अपने लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। जब नमिता की आंख खुलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी, ये आपको पता नहीं है क्या कि जब तक मैं पूजा ना कर लूं तब तक घर में कोई कुछ नहीं खाता पीता। आपने तो अशुद्ध कर दिया घर को, अब मैं पूजा कैसे करूं? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना। तेरे इस पूजा पाठ करने के चक्कर में मैं भूखी रहूंगी क्या? अगर तुझे पूजा पाठ करने का इतना ही शौक है तो सुबह 4 बजे उठाकर और घर का काम कर लिया कर और जल्दी से हम सभी के लिए नाश्ता बना दिया कर। अरे तो अभी सुबह के 7 बजे हैं। अरे भाई, सुबह के 7 बज चुके हैं। तुझे सुबह सुबह लगी है क्या? और तेरा पूजा पाठ करना जरूरी है या फिर किसी का भूखा रहना? पता नहीं कैसे बेशरम लोग हैं घर में। मेरी शादी हुई है जहाँ पूजा पाठ भगवान को इतनी ज्यादा मान्यता ही नहीं देते। कैसे लोग हैं ये? हर चीज को मजाक में लगा रखा है इन्होंने। देख, तुझे पूजा पाठ करना है और इन चीजों में विश्वास रखती है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और मैंने कभी तुझे पूजा पाठ करने से मना नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तू हर किसी के ऊपर पाबंदी लगाए कि तुम्हें अब नहीं खाना है, तब नहीं खाना है, तुम्हें ऐसे खाना है, तुम्हें वैसे खाना है। अरे हो तो एक ही घर के सदस्य, मैं किसी बाहर वाले के साथ ऐसा कर रही हूँ क्या? अब हम घर में एक साथ रह रहे हैं तो हम सबको जो नियम कायदे हैं वो एक साथ निभाने तो पड़ेंगे ना। मैं कोई नियम कायदे नहीं निभा रही। तुझे जो करना है तू वो कर और मुझे जो ठीक लगेगा मैं तो वो करूंगी। इस तरह से दोनों सास बहू में लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ मंजू का बेटा आशीष आता है और कहता है, क्या हो गया? सुबह सुबह आप दोनों का रामायण शुरू हो गया क्या? तो अपनी बीबी को समझाता क्यों नहीं? अरे इस पाखंड के चक्कर में ये लोगों को भूखा रखेगी क्या? अगर इतना ही पूजा पाठ करने का शौक है तो बोल दे इसे समय से उठे। अरे नमिता, तुम्हें अगर पूजा करनी है तो कर लो, तुम्हें किसने रोका है? और अगर मैंने थोड़ा सा बिना पूजा पाठ के खा लिया तो क्या दिक्कत हो गई? तुम तो अपनी माँ का ही साइड लोगे। अरे तुम्हें तो पता है ऐसे भगवान नाराज रहते। बचपन से पूजा पाठ करते आ रही हूँ मैं और मैंने कभी भी बिना नहाए धोए बिना पूजा पाठ किए किचन में काम नहीं किया है। और माँ जी ने घर को अशुद्ध करके रख दिया है। पूरा गंगा जल से घर को शुद्ध करना पड़ेगा अब मुझे। अरे आप दोनों की चिक चिक से ना मैं थक गया हूँ। ऑफिस से जब घर जाओ तो तुम्हारी लड़ाई शुरू, सुबह उठो तो तुम्हारी लड़ाई शुरू। अरे अपने बारे में ना सही तो कम से कम मेरे बारे में ही सोच लिया करो। ऑफिस में भी 1000 लफड़े होते रहते हैं, उसके बाद घर आओ तो तुम दोनों के अलग लफड़े रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब नवरात्रों का त्योहार आने वाला था। उसे कुछ दिनों पहले ही नमिता नवरात्रों की तैयारियां करना शुरू कर देती है। अब नवरात्रों के दिनों में नमिता बहुत ही सादा खाना बनाती है। ये सब देखकर उसकी सास को गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे ये सब क्या है? खाने में ना नमक समझ में आ रहा है, ना मिर्च का पता चल रहा है, ना कोई टेस्ट का। क्या खाना बनाया है तूने? नवरात्र के दिनों में ऐसा ही खाना मिलेगा खाने के लिए। एक बात और मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, कोई भी भूल चूक मत करना इस बार। मैं नहीं चाहती कि मेरा नवरात्र खराब हो। सबसे ज्यादा मिस्टेक आप ही करते हैं। एक काम कर, ये खाना तू ही ले जा, मुझे तो खाना नहीं है, पेट भर गया ऐसे। नमिता की सास गुस्से में घर से बाहर चली जाती है और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर किटी पार्टी करती है। किटी पार्टी करने के दौरान वहाँ पर सभी अलग अलग प्रकार का खाना मंगवाते हैं जिसमें लहसुन प्याज भी होता है। थोड़ी देर बाद नमिता की सास घर आती है। तभी नमिता अपनी सास से कहती है, हाथ में धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। वो आज ना मैं पार्टी में गई थी अपने दोस्तों के साथ। आज हमने जमकर खाना खाया है, टेस्टी टेस्टी। किटी पार्टी थी आज हमारी। क्या कहा आपने? किटी पार्टी, वो भी नवरात्रों में? माँ जी आपको शर्म नहीं है क्या? अरे कुछ दिनों की बात है, 9 दिन के लिए आप थोड़ा सा परहेज नहीं कर सकते क्या? अच्छा, तो तू किसी के खाने पे रोक टोक लगाएगी? अरे तुझे जो ठीक लग रहा है तू वो कर। समझ आई बात? अरे माँ जी, हद होती है किसी चीज की। शर्म कर लो। अब आप इस बुढ़ापे में आपको किटी पार्टी की लगी हुई है। इस उम्र में तो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, और आप हैं कि आपका रंगीन मिजाज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अपनी औकात में रहकर मुझसे बात कर। मैं ना तेरी तरह ये पाखंडपन का दिखावा नहीं करती हूँ। अगर पूजा पाठ करना है ना तो वो चीज अपने अंदर रख और अपने तक ही रख। दूसरों के ऊपर ये टोक टाक करके ना पूजा पाठ को बढ़ावा मत दे। मैं पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तेरे जैसे जो पाखंडी होते हैं ना उनके खिलाफ हूँ।
आने दो आशीष को, आज ना फैसला हो ही जाएगा। अगर इस घर में चाहते हो आप कि मैं रहूं तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहते आप कि मैं रहूं तो आशीष और मैं हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। दोनों सास बहू गुस्से में अपना अपना मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद आशीष ऑफिस से घर आता है। आशीष बहुत ही ज्यादा परेशान था, वो थका हुआ था। अपना बैग साइड में रख कर सोफे के ऊपर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नमिता और उसकी सास दोनों वहां आती है और दोनों अपनी अपनी शिकायतें करते हुए आशीष से कहती है, आशीष आज तो तुम्हें फैसला करना ही होगा, तुमको अपनी माँ के साथ रहना है या फिर मेरे साथ रहना है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ना मेरे नाक में दम करके रखा है। मैं इनके साथ अब और ज्यादा समय नहीं रह सकती। ये ना मेरा बेटा है, 9 महीने इसे मैंने अपने पेट में रखा है, तो जाहिर सी बात है ना ये मेरा ही साथ देगा। और बेटा इसे समझा दे, असली भक्ति दिखावा करने में नहीं होता है, बल्कि मन में रखने का होता है। अगर पूजा पाठ करने का इतना ही शौक है तो दुनिया को मत दिखा बड़ी आई पंडिताइन बनने वाली। अरे मैं हूँ पंडिताइन, लेकिन आपकी तरह बेशरम नहीं हूँ। इस उम्र में किटी पार्टी करती है आप। इस उम्र में तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और आप है कि रंगरलियां मना रही हैं। उन दोनों की किचकिच सुनकर आशीष को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाता हुआ कहता है, अरे शर्म कर लो आप दोनों। अभी अभी मैं ऑफिस से थका हुआ घर पर आया हूँ, 5 मिनट भी नहीं हुए। दोनों में से किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ, ऑफिस में मेरा दिन कैसा गया, कहीं मैं परेशान तो नहीं हूँ। लेकिन नहीं, इससे ना मेरी माँ को फर्क पड़ता है ना मेरी पत्नी को। वो दोनों अपने अपनी दुनिया में इतनी मस्त हैं कि मेरी परेशानी जानने की कोशिश किसी ने की ही नहीं कभी। क्या हो गया तुम्हें? मुझे अब किसी से कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। घर परिवार कैसे चलता है ये ना तुम्हें पता है ना माँ को पता है। और दूसरी बात, तुम्हें अगर पूजा करना है, तुम्हें अगर भगवान को खुश करना है तो तुम वो चीज अपने तक ही रखो, और अगर माँ को जो चीज करनी है वो अपने तक रखे। अपनी अपनी चीजों को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश मत करो। मैं भी प्रॉब्लम में चल रहा था, लेकिन मैंने अपनी प्रॉब्लम तुम पर तो नहीं थोपी ना। हाँ, माँ पर थोपी, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल मैं निकल जाऊंगा इन चीजों से। लेकिन आप दोनों को फैसला करना है ना कि कौन किसके साथ रहेगा। तो मेरी बात सुन लो, मुझे अब आप दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना। मैं अकेला कम से कम शांति से तो रह सकूंगा। माफ कर दे बेटा, शायद तू बिल्कुल सही कह रहा है। हम दोनों अपनी मस्ती में, अपनी परेशानी में इतने मस्त थे कि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है, तू इतना परेशान क्यों है। हाँ, किसी और से अपनी तकलीफें बहुत आसानी से जाहिर कर देती हैं, लेकिन हम मर्द तिल तिल मरते रहते हैं अंदर ही अंदर। आज नहीं तो कल मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, और अगर जॉब चली गई तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सारी टेंशन मेरे दिमाग में चलती रहती है, लेकिन आप दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफ करना, हमसे बड़ी भूल हो गई, और आगे से हम कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। बाकी जॉब की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। एक जॉब चली गई। इस तरह से दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। यूं ही कुछ समय बीत जाते हैं और आशीष को भी नई जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो सभी हंसी खुशी जीवन में आगे बढ़ते हैं। रात के करीबन 10 बज रहे थे। रोहित अपनी माँ नमिता और पत्नी सुहाना को फोन करता है, मगर दोनों का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। बेचारी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो उन दोनों का इंतजार कर ही रहा था। दोनों सास बहू नशे की हालत में रात के करीबन 2 बजे घर आती हैं। रोहित उन दोनों से उस समय कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो नहा धोकर पूजा पाठ करके अपनी माँ और पत्नी दोनों को जगाते हुए कहता है, माँ, सुहाना, सुबह हो चुकी है और इधर आओ, मुझे आप दोनों से ना बहुत जरूरी बात करनी है। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे अगर ऐसे ही रहा तो आप दोनों की आदत कभी भी नहीं सुधरने वाली। अरे समाज में रहने के लिए इंसान की तरह रहना पड़ता है, ना कि इस तरह से बेशर्मी दिखाकर अपनी मनमानी करो। अरे कौन है इतनी सुबह सुबह, फालतू में कान में दर्द करने के लिए आ गया है। अरे जाओ बाबा यहाँ से। बहुत मेहनत की है मैंने और मेरी बहू ने, अभी तक नशा उतरा नहीं है हमारा अच्छे से। अरे ये गली वाले भी ना रात को सोने भी नहीं देते, चैन से परेशान करने में लगे रहते हैं। अरे जाओ बाबा, सोने दो, हम दोनों को बहुत थक गए। हम दोनों को अभी आराम की जरूरत है, भगवान के लिए जाओ। दोनों नींद में थी। रोहित उनके ऊपर पानी डालते हुए उनको जगाता है और कहता है, अगर अभी भी आप दोनों को नशा नहीं उतरा है ना तो एक काम करो, जाकर नींबू पानी बनाकर अपने आप पी लो, उससे शायद आपका नशा उतर जाएगा।
और अभी फिलहाल के लिए आपका नशा उतरना बहुत ही जरूरी है, वरना मजबूरन मैं बिना खाए पिए ऑफिस के लिए चला जाऊंगा। वैसी बहुत ही ज्यादा इज्जत बना रखी है अब दोनों ने मेरी। भूखे पेट चला गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा अब दोनों को। अरे मेरे लाल, क्या हो गया? क्यों इतनी सुबह सुबह गुस्सा कर रहा है? सब ठीक है ना? वहाँ अब आपको अपने लाल की याद आ रही है? आपको पता है आपका लाल कितना ज्यादा परेशान हो गया था? मैंने आपको इतना कॉल किया, सुहाना को इतना फोन किया, लेकिन आप दोनों में से किसी का भी फोन लगने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि आप दोनों तो मस्त थे अपनी मस्ती में। बाहर में गया आपका बेटा, क्या फर्क पड़ता है अगर वो परेशान भी था तो। अरे बेटा, ऐसा मत बोल, तू तो मेरी जान है। बस कल थोड़ी सी ज्यादा हो गई हम दोनों की, लेकिन मेरी तो किस्मत खराब है जो मुझे ना ऐसी निकम्मी सी बहू मिली है। नमिता और सुहाना दोनों एक दूसरे को घूरने लगती है और आपस में लड़ते हुए एक दूसरे से कहती है, अरे वाह सासू माँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने आपको कितना मना किया था सासू माँ, इतना मत पियो, इतना मत पियो, लेकिन आप तो मेरी सुनती ही नहीं। अगर मैंने ज्यादा पी ली तो तूने कौन सी छोड़ दी? पैग पे पैग मारी जा रही थी। आप दोनों में जरा भी शर्म नहीं है? अरे मैं एक आदमी होकर अभी तक ये शराब, ये लेट नाइट पार्टी नहीं करता, बल्कि इन सब से अपने आप को बहुत दूर रखता हूँ, क्योंकि जो लोग इसकी संगत में पड़ जाते हैं ना, वो अपना घर परिवार कभी नहीं चला पाते। आप दोनों को कब समझ में आएगी ये बात? अपनी मस्ती में इतने ज्यादा मस्त हो कि आपको मेरा ख्याल ही नहीं है कि मैंने रात को खाना खाया नहीं खाया। रोहित उदास होकर ऑफिस के लिए बिना खाए पिए चला जाता है, जिसके बाद नमिता और सुहाना को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों आपस में कहती है, हे राम जी, मेरा बच्चा तो बिना खाए पिए ऑफिस चला गया। मैं एक काम करती हूँ, रोहित जी के लिए खाना बनाकर उनके ऑफिस में उनको दे आती हूँ। ठीक है बहू। सुहाना थोड़ी देर में रोहित के लिए खाना बनाती है और अच्छे से बोल्ड लुक में तैयार होकर रोहित के ऑफिस जाती है। रोहित के ऑफिस में सभी लोग सुहाना को देखने लगते हैं और कुछ लोगों के दिलों में तो सुहाना के लिए प्यार की घंटियां बजना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में रोहित वहां जाता है और सुहाना को इस तरह से बोल्ड लुक में देखकर गुस्सा हो जाता है और वो सुहाना को अपने कैबिन में ले जाकर उससे कहता है, अगर ऑफिस आना ही था तो अच्छे से आती ना, ये क्या आधे अधूरे कपड़े पहनकर आ गई हो? यार मैं और तुम दोनों को नहीं झेल सकता हूँ यार, तुम लोग मुझे कितना परेशान करोगी। रोहित गुस्से में अपना खाना नहीं खाता। थोड़ी देर बाद सुहाना भी घर आ जाती है। ऐसे ही रात के करीबन 10 बज जाते हैं, लेकिन ऑफिस से घर नहीं आता। सुहाना और नमिता दोनों से फोन करती है, लेकिन उसका फोन बंद था। हे भगवान, न जाने क्या बात हो गई है, मेरे बेटे का फोन ही नहीं लग रहा। आज से पहले तो रोहित ने कभी ऐसा नहीं किया। अगर उसे लेट आना होता था तो वो फोन करके ही बता देता था कि माँ आज मैं लेट आऊंगा। इसकी ना बहुत चिंता हो रही है मुझे। हाँ माँ जी, आज से पहले तो रोहित ने कभी ऐसा नहीं किया, उनको फोन भी नहीं लग रहा है। मन बहुत भारी हो रहा है। सब ना हमारी गलती है बहू, हमारी वजह से ही रोहित बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा है। बेचारा जिन चीजों के लिए हमें मना करता था हम वही करते थे। आप बिल्कुल सही कह रही हो सासू माँ, गलती तो हम दोनों की ही है। दोनों काफी देर से रोहित का इंतजार कर रही थी। आखिरकार रात के करीबन 3 बजे रोहित नशे की हालत में घर आता है। ये देखकर सुहाना और नमिता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन दोनों उसे किसी तरह से कमरे में ले जाती हैं और उसे सुला देती है। ऐसे ही अगली सुबह जब रोहित उठता है, तब नमिता और सुहाना उसे कहती है, ये सब क्या है रोहित? कल रात को तू दारू पी के आया था, यही संस्कार दिए हैं क्या मैंने तुझे? और जो काम तूने कभी नहीं किया वो तू अब करने लगा है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो तुझे नशा करने की जरूरत पड़ गई? बोलो रोहित, माँ जो पूछ रही है उसका जवाब दो। तुम तो कभी शराब नहीं पीते थे, फिर कल तुमने शराब क्यों पी? आखिर कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है और तुमने इतना बड़ा कदम उठा दिया उस चीज के लिए? देखो पहली बात तो ये, मेरी लाइफ है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, तू भूल गया क्या बेटा? जिस काम के लिए तू हमें मना करता था वही काम आज तू कर रहा है। हाँ तो ये मेरी लाइफ है, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगा। आप दोनों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब रोहित आए दिन शराब पीकर घर आया करता। नमिता और सुहाना दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। रोहित की हालत देखकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक रात रोहित घर नहीं आता। वो पार्टी करने में इतना ज्यादा बिजी था कि उसे अपनी माँ और बीवी को ये बताने तक का टाइम नहीं था कि वो आज घर नहीं आएगा।
अगली सुबह जब वो घर जाता है तो सुहाना और नमिता दोनों उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उनसे कहती है, ये क्या तरीका है रोहित बेटा, आजकल तू पार्टी भी करने लगा है। 27 साल की उम्र हो गई है तेरी, और इन 27 साल की उम्र में तूने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, ना कभी पार्टी वार्टी की है, और आज तू ये सब करने लगा है। क्यों माँ, अगर घर की औरतें ये बेशर्मी दिखा सकती हैं तो मैं आदमी हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। याद करो वो दिन जब मैं आप दोनों को बहुत ही ज्यादा समझाता था कि बंद कर दो ये सब, आप दोनों को समझ में नहीं आता था, और अब जब मैं कर रहा हूँ तब आपको बहुत तकलीफ हो रही है। वही तकलीफ मुझे भी उस समय होती थी। मैं अभी आपका बेटा हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मेरी माँ मेरी पत्नी आधी आधी रात को शराब पीकर घर आती है। बहुत बुरा महसूस होता था मुझे। नमिता और सुहाना को खुद पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों उससे माफी मांगती है। इसके बाद रोहित उनसे कहता है, देखो माँ, मैं अपने परिवार में सुख शांति चाहता हूँ, इसलिए मैं तो वादा कर रहा हूँ कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन आगे से अगर आप दोनों में से किसी ने भी ये सब शुरू किया फिर से, तो मैं उसी रास्ते पर चले जाऊंगा जिस रास्ते पर मैं अभी चल रहा हूँ। इस तरह से रोहित अपनी माँ और पत्नी को उन्हीं की लैंग्वेज में उन्हें वो लेसन समझाता है। अब नमिता और सुहाना दोनों सारे बुरे काम छोड़कर घर गृहस्थी और अपना ध्यान लगाती हैं। चूचू चिड़िया की कहानी। कालू कौवा दिन भर की मेहनत करके अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है जो कि बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। उस चिड़िया की आवाज सुनकर कालू भागते हुए उसके पास जाता है और देखता है कि एक चोर कौवा उस चिड़िया से उसका पर्स छीन रहा है। ये देखकर कालू चिड़िया की मदद करता है और उस चोर को कालू मार कर वहां से भगा देता है। दरअसल इस चिड़िया का नाम चिंकी चिड़िया था, जो कि एक सुनार की दुकान से कुछ जेवर लेकर अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी एक चोर ने उसका पीछा किया और उसे अकेला पाकर उसका सामान छीनने की कोशिश करी। तभी चिंकी कालू का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम न होते तो आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ये तो मेरा फर्ज था, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो तब भी मैं उसकी मदद करता। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है सबकी मदद करनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, रात काफ़ी हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आज के समय में भी आप इस तरह की सोच रखते हैं, वरना आजकल कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन असल मायने में कुछ बड़ा करके दिखाना ही इंसानियत है, और आज आपने वही किया। आज आप ना होते तो मुझे गरीब के पास जो भी थोड़े बहुत जेवर थे वो भी चले जाते। इस दुनिया में मेरा खुद के अलावा कोई नहीं। वैसे सच बताऊं तो मेरा भी कोई नहीं। कुछ महीने पहले ही मेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई थी। खैर मेरा तो मानना है कि इस दुनिया में जो भी आया उसे आज नहीं तो कल जाना ही है। कालू भी अनाथ था और चिंकी भी अनाथ थी। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो कालू और चिंकी को एक दूसरे का सहारा मिल चुका था। वो दोनों रोज एक दूसरे से मिलते, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं। और कुछ ही समय बाद चिंकी कालू से शादी के लिए कहती है। कालू एक किन्नर था, ये बात वो अच्छे से जानता था, इसीलिए कालू चिंकी से शादी नहीं करना चाहता था। जब ये बात कालू चिंकी से कहता है तो चिंकी उससे बोलती है, देखो कालू, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन्नर हो या नहीं। मुझे तुमसे शादी करनी है और तुम्हारे साथ ही मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। बाकी रही बात बच्चे की तो वो हम आगे देख लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल अभी जो सामने है उससे निपटना है और अभी हमें शादी करनी है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जानता हूँ चिंकी, सारी सिचुएशन को देखते हुए मैं भी अनजान कैसे बन सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम्हें ये फील हो कि तुम्हें मैं माँ नहीं बना सकता या फिर हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये कमी महसूस होगी ही होगी चिंकी। भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा कालू।
कालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना चाहते हुए भी कालू को चिंकी से शादी करनी पड़ती है। देखते ही देखते शादी के करीबन 6 महीने बीत जाते हैं। शादी के बाद चिंकी को बच्चे की कमी महसूस होने लगती है, लेकिन ये बात अच्छे से वो जानती थी कि कालू एक किन्नर है और बच्चा जन्म देने का सपना चिंकी का कभी पूरा नहीं हो सकता। चिंकी अंदर ही अंदर घुट रही थी। ऐसे ही एक दिन चिंकी रोते हुए अकेले कमरे में खुद से बात कर रही होती है। हे भगवान, मुझे अब संतान की कमी महसूस हो रही है। एक शादीशुदा दंपति का जीवन एक बच्चे के बिना हमेशा अधूरा होता है, लेकिन मैं कालू को ये बात नहीं बोल सकती कि मुझे ये कमी महसूस हो रही है, क्योंकि अगर मैंने उनको ये बोला उनको बहुत दुख होगा और वो इन सब का जिम्मेदार खुद को ही समझेंगे। इसीलिए मैं आपसे ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। आप कुछ चमत्कार करो ना भगवान। कालू अपनी पत्नी की ये सारी बातें सुन लेता है और उसे बहुत दुख होता है। कालू रोता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और रोते रोते जंगल की तरफ पहुंच जाता है। जंगल में एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा था। कालू उस पक्षी को उठाता है और उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखता है। उसके घाव को साफ करने के बाद नदी का पानी उसे पिलाता है। थोड़ी ही देर बाद वो पक्षी एक जादुई मोरनी में बदल जाता है। तभी वो मोरनी कालू से कहती है, घबराओ नहीं कालू, मैं एक जादुई मोरनी हूँ और मुझे भगवान ने तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तुम दिल से बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारा छोटा सा परीक्षा लेने का सोचा और उस परीक्षा में तुम पास हो गए, जिससे तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में जो भी उलझन चल रही है उसका निवारण तुम दोनों पति पत्नी चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई पानी देती हूँ। इस पानी को तुम अपनी पत्नी को पिला देना। जादुई पानी पीने से कुछ ही महीनों बाद तुम्हारी पत्नी जो अंडा देगी, उस अंडे में तुम्हारा होने वाला वंश होगा। क्या सच में ये हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझ किन्नर के साथ भी ये सारी चीजें संभव है। बेटा, मन में भक्ति और शक्ति हो तो भगवान सच्चे मन से उनकी मदद जरूर करते हैं। इतना बोलकर मोरनी कालू को जादुई पानी देती है। थोड़ी देर बाद कालू घर वापस आता है। तभी अचानक चिंकी कालू को घर का कोई काम देती है, जिससे कालू वो जादुई पानी जो कि उस ग्लास में था वो किचन में रख देता है और चिंकी को उस जादुई पानी के बारे में बताना भूल जाता है। थोड़ी देर बाद जब कालू काम से फ्री होता है तो उसे जोर से प्यास लगती है। चिंकी कालू को वही जादुई पानी पिला देती है और जब कालू किचन में जाता है तो उसे वो जादुई पानी वहां मिलता नहीं। कालू चिंकी से पूछता है, चिंकी, मैंने रसोई में एक गिलास पानी रखा था, वो पानी कहाँ गया? मुझे मिल नहीं रहा। अरे वो पानी, वो तो जब तुम्हें प्यास लगी थी मैंने तुम्हें पिला दिया था। क्या? हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अब ना जाने क्या होगा। क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रहे हो? सब ठीक तो है ना? कालू चिंकी को सारी बात बताता है, जिसके बाद चिंकी कालू को समझाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन कालू के पेट में बहुत दर्द होता है। चिंकी कालू को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसे पता चलता है कि कालू के पेट में अंडा है। इससे दोनों पति पत्नी खुश होते हैं। चिंकी अपने पति कालू से कहती है, कालू कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। संतान सुख चाहे आपसे प्राप्त हो या मुझसे, उस बच्चे के माता पिता तो हम दोनों ही होंगे ना। हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने हम दोनों को इतनी खुशी दी। भगवान से अब यही दुआ है कि आगे भी वो हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसे ही समय बीतता रहता है। चिंकी अपने पति कालू का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। देखते ही देखते कालू एक दिन 2 अंडे देता है और समय होने पर जब अंडे फूटते हैं तो उनमें से चिड़िया और कौवे के 2 बच्चे निकलते हैं। कालू और चिंकी अपने दोनों तीनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है और उनके बच्चे बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होते हैं। देखते ही देखते चिंकी और कालू का पूरा परिवार पूरा हो जाता है और दोनों हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को खूब प्यार बांटते हैं।